हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट लर्नर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे E.M. फॉस्टर की बायोग्राफी को। एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर वॉज एन इंग्लिश ऑथर। यानी E.M. फॉस्टर का पूरा नेम था एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर और ये एक इंग्लिश ऑथर थे। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल्स, particularly A Room with a View 1908, Howard's End 1910 and A Passage to India 1924। इनको मेनली जाना जाता था इनकी नॉवेल्स के लिए, और उनमें से भी जो कुछ मोस्ट फेमस मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स हैं वो हैं अ रूम विद अ व्यू 1908 की, हॉवर्ड्स एंड 1910 की और अ पैसेज टू इंडिया 1924 की। He also wrote short stories, essays, speeches and broadcasts, as well as a limited number of biographies and some pageant plays। Means उन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, कुछ एसेज लिखे, कुछ स्पीचेस लिखे और ब्रॉडकास्ट को भी लिखा। यानी मतलब ब्रॉडकास्ट भी उनके पब्लिश हुए। ब्रॉडकास्ट बोल सकते हैं उन प्रोग्राम्स को जो रेडियो या टेलीविज़न पे आते हैं। मतलब किसी का इंटरव्यू टाइप्स ले लिया और उसको रेडियो या टेलीविज़न पे आप सुना रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, तो उनको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। और एज वेल एज अ लिमिटेड नंबर ऑफ बायोग्राफीज एंड सम पेजेंट प्लेज, यानी कि कुछ बायोग्राफीज भी इनके वर्क्स में इंक्लूडेड थी। पेजेंट प्लेज मीन्स प्लेज दैट डिपिक्ट हिस्टोरिकल और रिलीजियस इवेंट, यानी जो कोई हिस्टोरिकल, जो पहले कुछ जैसे कि युद्ध वगैरह हुए उनको दिखाने के लिए, या रिलीजियस यानी जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं भागवत गीता के, रामायण के कुछ सीन्स लेके उनको दिखाना। जैसे हम लोग के वहाँ होती है रामलीला, तो वो होती है और इसको जो है क्राउडेड प्लेस में पब्लिक को दिखाने के लिए या एंटरटेन करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है हम लोग के जो रामलीला। His short story, The Machine Stops 1909, is often viewed as the beginning of technological dystopian fiction। इनकी शॉर्ट स्टोरी द मशीन स्टॉप्स 1909 की, उसको एक डिस्टोपियन फिक्शन माना जाता है। डिस्टोपियन मीन्स ऐसी इमेजिनरी सोसाइटी जिसमें सब कुछ उतना बुरा है जितना ज़्यादा बुरा वो हो सकता है, मतलब उससे बुरा हो ही नहीं सकता। किसी चीज़ को इतना बुरा दिखाएंगे, ऐसी सोसाइटी को इतना बुरा दिखाएंगे कि इससे लगेगा इससे ज़्यादा तो बुरी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो ऐसी चीज़ों को डिस्टोपियन बोलते हैं। यानी मशीन स्टॉप्स में एक ऐसी सोसाइटी दिखाई गई है जो बिल्कुल बुराइयों से भरी हुई है। एवरीथिंग इज़ वेरी ऑप्रेसिव, अनप्लीजेंट एंड सैड इन दैट सोसाइटी। Many of his novels examine class differences and hypocrisy। उनकी बहुत सी नॉवेल्स में क्लास डिफरेंस और हिपोक्रेसी जैसी चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। हिपोक्रेसी मीन्स बिहेवियर जिसमें लोग अच्छे बनने का नाटक करते हैं, हालांकि वो अच्छे होते नहीं हैं। और क्लास डिफरेंस यानी कि अपर कास्ट हैं, अपर क्लास है हम लोग एरिस्टोक्रेट्स हैं, तुम लोअर क्लास हो, तुम पीजेंट्स में आते हो, तुम बिल्कुल ही सोसाइटी के निचले वर्ग से बिलोंग करते हो। तो एक अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, एक अपना प्रभुत्व बनाने के लिए लोग क्लास डिफरेंस जैसी चीज़ों को मतलब मानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अर्ली लाइफ ऑफ E.M. फॉस्टर। E.M. फॉस्टर was born on 1 January 1879 at 6 Malcolm Place, Dorset Square, लंदन। E.M. फॉस्टर का जन्म 1 जनवरी 1879 को लंदन में हुआ था और ये एड्रेस उनका पूरा दिया गया है। He was the only child of the Anglo-Irish Alice Clara Lilly and a Welsh architect Edward Morgan Llewellyn Foster। तो वो एलिस क्लारा लिली का और एडवर्ड मॉर्गन का इकलौता लड़का था। एलिस क्लारा एक एंग्लो आयरिश हैं, यानी कि एंग्लो आयरिश मीन्स रिलेटिंग टू बोथ ब्रिटेन एंड आयरलैंड, यानी इंग्लिश के डिसेंडेंट है और उनका जन्म आयरलैंड में हुआ है। और उनके फादर वेल्स आर्किटेक्ट थे, मतलब वेल्स से बिलोंग करते थे। He was registered as Henry Morgan Foster but accidentally baptized Edward Morgan Foster। इनका नाम जो दिया गया था, मतलब कि प्रीस्ट को जो नाम दिया गया था वो क्या दिया गया था, हेनरी मॉर्गन फॉस्टर।
लेकिन उनका बैप्टाइजेशन यानी कि क्रिश्चियंस में जो रिचुअल फॉलो होता है, बच्चे को वो एक बर्तन में वो डुबाते हैं, उसको मतलब क्रिश्चियन प्रूफ करने के लिए कि अब ये बच्चा क्रिश्चियन है, तो उसके लिए बैप्टाइजेशन होना ज़रूरी होता है। तो वो जब हुआ तो इसका नाम यहाँ पे गलती से एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर पड़ गया। His father died of tuberculosis on 30th October 1880 before Foster's second birthday। यानी इनके फादर ट्यूबरकुलोसिस से मर गए थे और उनकी डेथ हुई थी 30th अक्टूबर 1880 को, जब फॉस्टर 2 साल के भी नहीं हो पाए थे, यानी उसका सेकेंड बर्थडे भी नहीं हुआ था और उनके फादर की डेथ हो चुकी थी। His father's sister helped his mother to raise him। उनके फादर की सिस्टर यानी कि आंट ने उनकी हेल्प की, उनकी बुआ ने उनकी हेल्प की, उनको पालने में उनकी मदर की हेल्प की। The tension between his father's straight-laced religious family and his doting mother influenced the themes of his work। मतलब इनकी फादर की साइड की फैमिली और इनकी मदर के बीच में जो भी टेंशन्स थी, जो भी टकराव थे, जो भी बातचीत होती थी, उन सभी चीज़ों ने इनको इन्फ्लुएंस किया और इन्होंने वो सारी चीज़ें अपने वर्क्स में इंक्लूड की। इन 1883 ही एंड हिज मदर मूव्ड टू रूक्स नेस्ट नियर स्टीवेनेज, हर्टफोर्डशायर, वेयर दे लिव्ड अंटिल 1893। 1883 में फॉस्टर अपनी मदर के साथ रूक्स नेस्ट में शिफ्ट हो गए, हर्टफोर्डशायर में, और वहाँ वो 1893 तक रहे। Foster had fond memories of his childhood at Rook's Nest. He continued to visit the house into the later 1940s. रूक्स नेस्ट में इनकी बहुत ही बचपन की बहुत ही यादगार चीज़ें रहीं, वहाँ की बहुत ही अच्छी अच्छी मेमोरीज़ रहीं, इसीलिए ये वहाँ पे 1940s तक भी जाते रहे, मतलब अपने लेटर ईयर्स में भी वहाँ विजिट करते रहे। Among Foster's ancestors were members of the Clapham sect, a social reform group in the Church of England। फॉस्टर के पूर्वजों में कुछ मेंबर्स क्लैफम सेक्ट के थे, जो कि एक सोशल रिफॉर्म ग्रुप है इंग्लैंड के चर्च का। फॉस्टर इनहेरिटेड 8,000 पाउंड इन ट्रस्ट फ्रॉम हिज पैटर्नल ग्रेट आंट। फॉस्टर को 8,000 पाउंड मिले थे उनकी पैटर्नल ग्रेट आंट की तरफ से। This was enough to live on and enabled him to become a writer। ये इतना पैसा इनफ था कि जिस पे पूरी लाइफ जिया जा सकता था, अपनी आराम से लाइफ जी सकते थे वो, और इसी की वजह से वो एक राइटर भी बन पाए, क्योंकि अगर उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती तो उन्हें कहीं ना कहीं हाथ पैर मारने पड़ते, कुछ ना कुछ जॉब करनी पड़ती, तो हो सकता है कि वो राइटिंग की तरफ इतना फोकस ना कर पाते, पर उनके पास सफिशिएंट सारी फैसिलिटीज़ थी और इसी वजह से वो राइटर भी बन पाए। He attended as a day boy at Tonbridge School in Kent, where the school theatre has been named in his honor, although he is known to have been unhappy there। फॉस्टर ने टॉनब्रिज स्कूल कैंट में अटेंड किया, और जहाँ पे उस स्कूल का थिएटर का नाम भी फॉस्टर के नेम पे रख दिया गया। हालांकि ये हम लोग को पता चलता है कि वहाँ पे वो खुश नहीं थे। आफ्टर अटेंडिंग टॉनब्रिज स्कूल, फॉस्टर स्टडीड हिस्ट्री एंड क्लासिक्स एट किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। टॉनब्रिज स्कूल के बाद फॉस्टर ने किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से पढ़ाई की और वहाँ उन्होंने हिस्ट्री और क्लासिक्स पढ़ी। At King's College, Cambridge in 1897 to 1901, he became a member of a discussion society known as the Apostles। किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में 1897 से 1901 तक इनको एक डिस्कशन सोसाइटी में मेंबर बनाया गया और उस सोसाइटी का नेम था एपोस्टल्स। दे मेट इन सीक्रेट टू डिस्कस देयर वर्क्स ऑन फिलोसफिकल एंड मोरल क्वेश्चंस। और वो जो मेंबर्स थे, उस सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स थे, वो सीक्रेटली मिलते थे और अपने वर्क्स को फिलोसफिकल और मोरल क्वेश्चंस डिस्कस करते थे अपने वर्क्स के। Many of its members went on to constitute what came to be known as the Bloomsbury Group, of which Foster was a member in the 1910s and 20s। इसी सीक्रेट सोसाइटी के बहुत से मेंबर्स उन्होंने मिलके बाद में एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था ब्लूम्सबरी ग्रुप, और जिसके फॉस्टर भी मेंबर थे 1910 से लेके 20 तक, इसी के बीच में।
अब बात करेंगे हम लोग कैरियर ऑफ E.M. फॉस्टर। इन 1914 ही विजिटेड इजिप्ट, जर्मनी एंड इंडिया विद द क्लासिसिस्ट गोल्ड्सवर्दी, लुईस डिकिंसन। यानी 1914 में फॉस्टर इजिप्ट, जर्मनी और इंडिया आए क्लासिसिस्ट गोल्ड्सवर्दी, डिकिंसन के साथ में। Foster spent a second spell in India in the early 1920s as private secretary to Tukoji Rao III, महाराजा ऑफ देवास। फॉस्टर ने दोबारा इंडिया में कब कुछ समय बिताया? 1920s में, अर्ली 1920s में टुकोजी राव थर्ड के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में। टुकोजी राव जो कि देवास के महाराजा थे। द हिल ऑफ देवी इज़ हिज नॉन फिक्शनल अकाउंट ऑफ दिस पीरियड। और इसी टाइम पे उन्होंने अपना वर्क द हिल ऑफ देवी भी पब्लिश किया। अपॉन हिज रिटर्न टू इंग्लैंड, और जब वो वापस इंग्लैंड गए, फॉस्टर रोट अ पैसेज टू इंडिया, तब उन्होंने अ पैसेज टू इंडिया लिखा। ऑल 6 ऑफ हिज नॉवेल्स वर कंप्लीटेड इन वेब्रिज, सरे। और इनकी सारी नॉवेल्स यानी ऑल हिज 6 नॉवेल्स वो वेब्रिज, सरे में इन्होंने कंप्लीट की हैं। फॉस्टर वॉज अवॉर्डेड अ बेंसन मेडल इन 1937। फॉस्टर को बेंसन मेडल मिला था 1937 में। फॉस्टर वॉज प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज एज वेल एज कैम्ब्रिज ह्यूमनिस्ट फ्रॉम 1959 टू हिज डेथ। यानी फॉस्टर को प्रेसिडेंट बना दिया गया था 1959 में नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज और कैम्ब्रिज ह्यूमनिस्ट का, और 1959 से अपनी डेथ तक वो प्रेसिडेंट रहे। फॉस्टर बिकेम पब्लिकली एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन। फॉस्टर वॉज इलेक्टेड एन ऑनरेरी फेलो ऑफ किंग्स कॉलेज इन जनवरी 1946। फॉस्टर को एक बहुत ही ऑनरेरी फेलो माना गया, एक मतलब कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट माना गया किंग्स कॉलेज का। In April 1947, he arrived in America for a 3-month nationwide tour of public readings and sightseeing, returning to the East Coast in June. 1947 अप्रैल में ये अमेरिका गए 3 मंथ के टूर पे, नेशन वाइड टूर पे। वहाँ पे ये जो है पब्लिक रीडिंग्स वगैरह में मतलब उन सब चीज़ों का टूर किया, उन सब चीज़ों को एनालिसिस किया और वापस ये गए जून में। ही डिक्लाइंड नाइटहुड इन 1949, और इन्होंने नाइटहुड को 1949 में डिक्लाइन कर दिया यानी मना कर दिया। एट एज 82 ही रोट हिज लास्ट शॉर्ट स्टोरी लिटिल इम्बर, अ साइंस फिक्शनल टेल। 82 ईयर्स की एज में इन्होंने अपनी लास्ट शॉर्ट स्टोरी लिखी जिसका नेम है लिटिल इम्बर, और ये एक साइंस फिक्शनल टेल है यानी कि साइंस पे बेस्ड एक स्टोरी टाइप है। At age 85, he went on pilgrimage to the Wiltshire countryside that had inspired his favorite among his novels, The Longest Journey, escorted by William Golding. और 85 ईयर्स की एज में ये तीर्थ यात्रा पे चले गए विल्टशायर कंट्रीसाइड तरफ, और उस तीर्थ यात्रा ने इनको इंस्पायर किया ताकि ये अपनी सबसे फेवरेट नॉवेल लिख पाएँ, और जिसका नेम था द लॉन्गेस्ट जर्नी। In 1961, he was one of the first 5 authors named as a Companion of Literature by the Royal Society of Literature. 1961 में ये 5 ऑथर्स में से पहले ऑथर थे जिसको कंपेनियन ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर की तरफ से। In 1969, he was made a member of the Order of Merit on his 90th birthday. Now let's talk about the works of E.M. Forster. Forster had published 5 novels in his lifetime. Forster ने अपनी लाइफ में 5 novels पब्लिश की। Although Morris was published shortly after his death. हालांकि मॉरिस जो कि इनकी नॉवेल है उसको इनकी डेथ के कुछ समय बाद ही पब्लिश कर दिया गया था, लेकिन लाइफ टाइम में तो इनकी 5 ही नॉवेल्स हुई। वैसे इनकी टोटल नंबर ऑफ नॉवेल्स हो गई 6। It had been written nearly 60 years earlier. पब्लिश हुई इनकी डेथ के बाद, लेकिन लिखी जा चुकी थी ऑलमोस्ट 60 ईयर्स पहले। तो अब हम लोग इनकी सारी नॉवेल्स के नेम देख लेते हैं। फर्स्ट नॉवेल है इनकी वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेंड 1905।
The Longest Journey 1907, A Room with a View 1908, Howard's End 1910, A Passage to India 1924, Morris 1971, पब्लिश्ड पॉस्टुमसली 1971 में इसको पब्लिश करवाया गया था, लेकिन ये लिखी गई थी 1913-14 के बीच में। द नेक्स्ट वेरी फेमस वर्क इज द मशीन स्टॉप्स 1966। अब हम लोग बात करेंगे इनके रिलेशनशिप्स के बारे में। फॉस्टर वॉज होमोसेक्सुअल अबाउट विच ही वॉज ओपन विद हिज क्लोज फ्रेंड्स बट नॉट द पब्लिक। फॉस्टर एक होमोसेक्सुअल थे और जिसके बारे में इन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड्स को बता रखा था, लेकिन पूरी पब्लिक को नहीं बताया था। He never married and had a number of male lovers during his adult life. और इनकी एडल्ट लाइफ में इनके बहुत सारे मेल लवर्स थे। इन्होंने कभी भी शादी नहीं की। In 1906, Foster fell in love with Syed Ross Masood, a 17-year-old Indian future Oxford student he tutored in Latin. 1906 में इनका रिलेशनशिप था सैयद रॉस मसूद के साथ, जो कि एक 17 इयर्स का स्टूडेंट था और जिसको इन्होंने लैटिन पढ़ाया। वाइल्स्ट इन इजिप्ट, फॉस्टर लॉस्ट हिज रिस्पेक्टेबिलिटी टू अ वाउंड सोल्जर इन 1917 and had a short-lived but emotionally powerful affair with an Egyptian tram conductor मोहम्मद एल अदल। उसके बाद एक अफेयर इनका था मोहम्मद एल अदल के साथ, जो कि एक कंडक्टर था। हालांकि वो रिलेशनशिप बहुत ही छोटे समय तक थी, मतलब बहुत ही कम समय तक थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली पावरफुल अफेयर था इनका। In 1960, Foster began a relationship with the Bulgarian immigrant Mati Radev, a picture framer and art collector who moved in Bloomsbury Group. 1960 में इनका रिलेशनशिप मैटी रेडेव के साथ था, जो कि एक पिक्चर फ्रेमर और आर्ट कलेक्टर था और जो कि बाद में ब्लूम्सबरी ग्रुप में भी ज्वाइन किया जिसने। 1930 फॉस्टर बिगैन हिज 40-year रिलेशनशिप विद बॉब बकिंगम, अ मैरिड पुलिसमैन। और 1930 में इनका रिलेशनशिप था, 40 साल का इनका रिलेशनशिप था बॉब बकिंगम के साथ, जो कि एक शादीशुदा पुलिसमैन था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेथ ऑफ द E.M. फॉस्टर एंड देन वी विल सम अप फॉर टुडे। Foster died of stroke on 7th June 1970 at the age of 91 at the Buckingham's home in Coventry, Warwickshire. फॉस्टर की डेथ स्ट्रोक की वजह से हुई 7 जून 1970 में और तब उनकी एज थी 91 ईयर्स। इनकी डेथ वार्विकशायर में हुई। His ashes mingled with those of Buckingham were later scattered in the Rose Garden of Coventry's crematorium near Warwick University। और इनकी जो एशेस थी, यानी कि जो भी अस्थियां थी बची हुई, उनको बकिंगम की अस्थियों के साथ मिक्स करके रोज़ गार्डन में स्प्रिंकल कर दिया गया, स्कैटर कर दिया गया। कहाँ पे? वार्विक यूनिवर्सिटी के पास में कोवेंट्री क्रीमेटेरियम था, जो शमशान घाट जो था वहाँ। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप सो द वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सब्जेक्ट लर्नर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।